नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप दो टूक देख रहे हैं। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। देश की सुरक्षा को लेकर कई तरह की चुनौतियां इन दिनों देश के सामने हैं, लेकिन जब इन चुनौतियों से निपटने की बात आती है तो उसके लिए कई तरह की कार्रवाइयों की जरूरत होती है। इसी संदर्भ में आज एनआईए और ईडी ने बहुत बड़ी कार्रवाई की है। बहुत बड़ी कार्रवाई की है। आज पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पीएफआई के करीब करीब 100 ठिकानों पर देश भर में छापेमारी हुई है। यानी देश भर में पीएफआई के करीब करीब 100 ठिकानों पर आज ईडी ने और साथ साथ एनआईए ने छापेमारी की है। अक्सर पीएफआई को लेकर सवाल उठते थे कि पीएफआई जैसा जो संगठन है, आप जानते हैं कि बीते कुछ सालों में देश में जो भी अनरेस्ट की घटनाएं हुई, देश में जहां जहां कट्टरपंथ से जुड़ी घटनाएं हुई, जहां जहां पर हमले हुए, आतंकी गतिविधियों से संबंध निकले, या फिर कट्टरपंथी संगठनों ने कुछ ऐसे मुद्दे बनाए जिन मुद्दों को उठाने की जरूरत नहीं थी, जिन मुद्दों से लोगों को भड़काया जा रहा था, ऐसे तमाम मुद्दे जहां जहां उठे उस सब के पीछे पीएफआई यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का नाम आया। लेकिन बार बार ये सवाल उठते थे कि दरअसल पीएफआई के खिलाफ कार्रवाई कब होगी। पीएफआई पर बैन लगाने की बात हालांकि 2011-12 से चल रही है, लेकिन इस पर प्रतिबंध आज तक लगा नहीं था। अभी भी प्रतिबंध नहीं लगा, लेकिन पीएफआई के खिलाफ लगता है कि केंद्रीय जो एजेंसियां हैं उन्होंने निर्णायक कार्रवाई यानी जो निर्णायक युद्ध है उसका ऐलान कर दिया है। क्या पीएफआई के खिलाफ आज जो कार्रवाइयां हुई हैं, क्या वो वास्तव में निर्णायक लड़ाई है पीएफआई जैसे जो आतंकी और जिहादी संगठन है? दूसरी तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि आज की जो तमाम कार्रवाई हुई, जो एक्शन हुआ, उसका रिएक्शन क्या आया कि पीएफआई पर हुआ प्रहार तो जिहादी गैंग में हुआ हाहाकार। तमाम तरह की बातें अब जो हैं, तमाम तरह के कुछ संगठन जो हैं, कोई पीएफआई के समर्थन में खुलकर, कोई ढक छिपकर पीएफआई का समर्थन कर रहा है। और इस बड़े दुर्भाग्य की बात है कि ऐसे संगठन जो भारत को 2047 तक इस्लामी देश बनाना चाहते हैं, भारत को इस्लामी, आपको याद होगा बिहार में जब कुछ कार्रवाई हुई थी इसके खिलाफ, तो पीएफआई के जो ठिकाने थे वहां से जो दस्तावेज निकले थे, वो दस्तावेज पूरे इस दस्तावेज ये थे कि कैसे भारत को 2047 तक इस्लामी देश बनाना है। तो जो संगठन भारत को इस्लामी देश बनाना चाहता था, भारत में एक और पाकिस्तान बनाना चाहता है, उस संगठन के भी पक्ष में, उसका पक्ष लेने वाले इस देश में आज भी मौजूद हैं। तो इसे जिहादी गैंग ना कहें तो क्या कहें। दो टूक में आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। इससे पहले कि आगे बढ़ें, आइए ये पूरी रिपोर्ट देखिए। बीते कुछ सालों में असम से लेकर उत्तर प्रदेश तक, केरल से लेकर करौली, कानपुर और राजस्थान से लेकर दिल्ली तक तमाम दंगों और हिंसा की घटनाओं, सीए से लेकर हिजाब के मुद्दे तक जितने कट्टरपंथी विरोध प्रदर्शन हुए, उनमें बार बार एक ही संगठन का नाम आया, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई। लेकिन जांच एजेंसियों से लेकर किसी भी नेता ने जब कभी भी पीएफआई का नाम लिया तो हर बार सवाल उठा कि आखिर पीएफआई के खिलाफ सरकार एक्शन क्यों नहीं लेती। और आज उस एक्शन का वक्त आ गया। गुरुवार को सुबह से ही एनआईए, ईडी और पुलिस ने संयुक्त रूप से देश के 15 राज्यों में 93 जगहों पर पीएफआई के ठिकानों पर छापे मारे और एनआईए ने 45 लोगों को गिरफ्तार किया। इन छापों में एनआईए को कैश, आपत्तिजनक दस्तावेज, धारदार हथियार, डिजिटल साक्ष्य बरामद हुए। पर जांच एजेंसियों के एक्शन के तुरंत बाद जिहादी गैंग का रिएक्शन शुरू हो गया और जमात-ए-इस्लामी हिंद सहित कई कट्टरपंथी संगठनों ने एनआईए और ईडी की इस कार्रवाई का विरोध किया। तो उधर पीएफआई के राजनीतिक फ्रंट एसडीपीआई ने इसे मुसलमानों के खिलाफ उठाया कदम करार दिया। We are clearly believe the central government have no humanity or democratic merit in their activities. They are against and revenge, the political revenge who against the fascist
activities. सरकार और भाजपा ने एनआईए और ईडी की इस कार्रवाई का समर्थन किया और कहा कि ये कदम उठाना जरूरी था। लगातार इस बात की जो आशंका थी वह सच साबित हो रही है कि सिमी जो एक राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में संलिप्त रहने वाला संगठन था, उसी का बदला हुआ रूप पीएफआई है। आज की जो भी छापेमारी है वह एनआईए के माध्यम से की जा रही है और देश विरोधी कोई भी गतिविधि न प्रदेश में और न देश में अब स्वीकार नहीं की जा सकती। जो ऐसी गतिविधि का हिस्सा होंगे उनको पकड़ना, यह जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, जांच एजेंसियां हैं, उनका दायित्व है, वह काम हो रहा है। पीएफआई आज एक आतंकवादी संगठन है जो भारत विरोधी काम करता है। पूर्णिया को उसने अपना सेंटर बनाया है, भारत के खिलाफ आंदोलन करता है, भारत के जनमानस को भड़काता है। तो ऐसे संस्थानों पर अगर कार्रवाई हो रही है, दुर्भाग्य है जब फुलवारी शरीफ में पीएफआई पर छापे पड़े तो जो पुलिस का वक्तव्य आया था वो निराशाजनक आया था। उसे सांस्कृतिक संगठन बताने की कोशिश की गई थी। पीएफआई के खिलाफ ये पूरी कार्रवाई भारत की सुरक्षा से जुड़ी है, क्योंकि यही वो संगठन है जो 2047 तक भारत को इस्लामी देश बनाने के षड्यंत्र पर काम कर रहा है। पर दुर्भाग्य से इस मुद्दे पर भी राजनीति शुरू हो गई। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की प्रतिक्रिया लगभग एक जैसी आई। दोनों दलों के नेताओं ने कहा कि देश के अन्य मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए पीएफआई के खिलाफ एक्शन लिया गया है। सरकार महंगाई, बेरोजगारी, राहुल गांधी की यात्रा के दबाव में, तो वो मुख्य मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए तमाम ऐसी गतिविधियां कर रही हैं। दिलचस्प बात यह है कि भारत जोड़ो यात्रा पर निकले राहुल गांधी से भी केरल में प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब ये सवाल किया गया तो उन्होंने सभी प्रकार की सांप्रदायिक हिंसा के लिए जीरो टॉलरेंस का समर्थन तो किया, लेकिन एक बार भी पीएफआई का नाम तक नहीं लिया। All forms of communalism, all forms of violence, regardless of where they come from, are the same and should be combated. There should be zero tolerance on communalism regardless of where it's coming from. वैसे देश के कई नेता पहले भी पीएफआई पर प्रतिबंध का खुलकर या घुमा फिराकर विरोध कर चुके हैं। यहाँ तक कि जब सिमी जैसे आतंकी संगठन पर बैन लगा था तब कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह ने सवाल उठाया था कि आरएसएस और बजरंग दल पर प्रतिबंध क्यों नहीं लगाया गया। तो ये मेरी रिपोर्ट थी और इसी पर हम चर्चा करेंगे। आज पीएफआई पर जो खिलाफ कार्रवाई हुई है उसको कैसे देखा जाना चाहिए, क्या ये इस जिहादी संगठन के खिलाफ निर्णायक युद्ध का ऐलान है, इसी पर चर्चा करेंगे। और मेरा आज का सवाल आपके सामने है दो टूक में। मेरा आज का सवाल पीएफआई का कच्चा चिट्ठा तैयार, क्या जिहादी संगठन के खिलाफ ये है निर्णायक प्रहार। जी हाँ, मेरा आज का सवाल, पीएफआई का कच्चा चिट्ठा तैयार, क्या जिहादी संगठन के खिलाफ ये है निर्णायक प्रहार, ये मेरा आज का सवाल है। और आज के इस सवाल पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ जो मेहमान जुड़ रहा है ये परिचय करवा दूं। मेरे साथ 4 मेहमान जुड़े हैं। मेरे साथ एसपी वैद्य जी जुड़े हैं जो कि पूर्व डीजीपी हैं जम्मू कश्मीर के, और जम्मू कश्मीर में जो तमाम आतंकी गतिविधियां जो चलती रही हैं उसको लेकर उससे निपटने का खासा लंबा अनुभव है, किस तरह से टेरर मॉड्यूल और किस तरह से वहां पर जो बाकी जो संगठन, कट्टरपंथी संगठन काम करते थे और कैसे वो आतंकवादी संगठनों के लिए फ्यूल का काम करते थे, इन सब पर लंबा उन्होंने काम किया है। मेरे साथ इसके अलावा यास्मीन फारूकी जी जुड़ी हुई हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं एसडीपीआई की। एसडीपीआई को पीएफआई का राजनीतिक विंग बताया जाता है, हालांकि कुछ लोग इनकार करते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि विंग है, तो हम इस पर भी बात करेंगे। मेरे साथ सैयद जव्वाद जुड़े हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। और इसके अलावा मेरे साथ जो स्टूडियो में अवधेश कुमार जी जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, स्तंभकार हैं। मैं आपको बड़ा साफ कह दूं कि राजनीतिक तौर पर हम अलग अलग तरह के बयान सुन रहे हैं, लेकिन आज की इस डिबेट में मैं किसी राजनीतिक पार्टी को नहीं लाना चाहता था, क्योंकि ये मसला जो है राजनीति से ऊपर है। राजनीतिक पार्टियों को लाकर मैं इसमें पॉलिटिकल तू मैं नहीं करना चाहता था, इसलिए मेरी कोशिश रहेगी कि हम इसको गहराई से समझने की कोशिश करें। मेरा पहला सवाल अवधेश कुमार जी आपसे। अवधेश जी,
ये जो तमाम रिकॉर्ड जो हैं, मैं खंगाल रहा था तो ये देखा कि ये वही संगठन है जिसने मुंबई पर हमले करने वाले जो याकूब मेमन था, जिसने आरडीएक्स जुटाई थी, उसकी फांसी का विरोध किया था, नक्सली हिंसा का समर्थन किया था। जाकिर नाइक जो एक आतंकी है जो कई तरह के हमलों का जिम्मेदार है, भारत से भागा हुआ है, उसका समर्थन किया था। ओसामा बिन लादेन को शहीद कहा था, संसद पर हमले के आतंकियों का समर्थन किया था, और साथ साथ भारत में जब माओवादी नक्सली हमले होते हैं उसका भी समर्थन किया था। ऐसे संगठन पर शायद बहुत पहले प्रतिबंध लग जाना चाहिए था। आपको लगता है देर आए दुरुस्त आए? देखिए, मैं प्रतिबंध के बारे में तो नहीं कहूंगा, क्योंकि अभी तक विश्व में जिहादी इस्लामिक संगठनों पर लगाया गया प्रतिबंध सफल नहीं रहा है। क्योंकि प्रतिबंध एक नाम से लगता है और दूसरे नाम से, तीसरे नाम से सक्रिय हो जाते हैं। बिल्कुल, यही सिमी को लेकर भी तो सिमी को लेकर के इंडियन मुजाहिदीन, तो इसलिए कश्मीर में आप देखिए कि अब नया नया संगठन खड़े हो जाते हैं नए नाम से, दुनिया में है। यहां तक कि पाकिस्तान जैसे देश में तहरीके तालिबान पाकिस्तान और तालिबान लश्कर तैयबा जैसे संगठन प्रतिबंधित हैं, लेकिन वो अनेक नामों से काम कर रहे हैं वहां तक। इसीलिए ये जो जिहाद की जो विचारधारा है इस्लामिक कट्टरपंथ की, उसमें संगठन का कोई मायने नहीं है। संगठन पर आप प्रतिबंध लगाएंगे फिर दूसरे रूप में होगा। आजकल इंडियन मुजाहिदीन कहां मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। पीएफआई और कुछ है नहीं। जो कुछ अभी तक की जांच से, खासकर आपको ध्यान में होगा, हम और आपने यही डिबेट किया था सीएए के समय, जब उत्तर प्रदेश सरकार ने बाजाप्ता रिपोर्ट देते हुए और केंद्र सरकार को अनुशंसा की थी कि इस पर बैन लगाया जाए। अब पूरी डिटेल रिपोर्ट दी थी उसमें और बताया था कि यह संगठन इंडियन मुजाहिदीन और सिमी का मिला जुला रूप है। वो उस समय कानपुर में, उस समय मेरठ में, बुलंदशहर में, बिजनौर में, संभल में भयानक दंगे हुए थे, और उन दंगों में पीएफआई के लोग 2 दर्जन से ज्यादा अरेस्ट हुए थे, उनके पकड़ आए थे, उनके खाते मिले थे। तो इसलिए वहां तक केरल सरकार ने, देखिए केरल ने 2013 में ही वहां के हाई कोर्ट में एक एफिडेविट दिया था और बताया था कि ये संगठन हमारे यहाँ आरएसएस के, सीपीएम दोनों के कार्यकर्ताओं की हत्या में शामिल है और मजहबी आधार पर उन्माद पैदा कराकर हत्या करता है। ये वहां की सरकार ने उसमें दिया था। यही नहीं, उसने दिया था कि 94 जो लव जिहाद के मामले हैं उसमें पीएफआई का हाथ बताया था। बोला था कि इसमें कम से कम जो है 23 जो शादियां थी जो धर्म परिवर्तन करके हुई थी, वो उसने अपने देख रेख में कराई थी। और नहीं, ये सारा मैं ये पूछ रहा हूं कि क्या आपको लगता है ये निर्णायक प्रहार है एक तरह से जो कार्रवाई शुरू की गई है? देखिए, इस देश में केवल पीएफआई पर निर्णायक प्रहार आज नहीं हुआ है। जो प्रहार लंबे समय से है, जो इस्लामिक कट्टरपंथी जिहादी हैं, क्योंकि अब कई बार ना होता है कि पानी सीट से ऊपर चला गया है। 3 हत्याएं सिर तन से जुदा करने के घटनाओं में हो चुका है। पर जो अभी आपको हैदराबाद में जो छापेमारी हुई है पीआईएफ का, वहां का सील किया गया है। अब पता चल रहा है, ना ये कोई पता चला कि उस दिन जो 15,000 लोग उतर के सिर तन से जुदा के नारे लगा रहे थे, दरअसल उसके पीछे पीएफआई की भूमिका थी। उसने लोगों को एकत्रित करने का आह्वान किया था, उसके लोगों ने हमले किए थे पुलिस पर। और जो कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ में वो जो हत्या हुई थी युवा मोर्चा के कार्यकर्ता की, आपको याद होगा। नहीं, मैं ये सारी घटनाएं देखिए, मैं ये पूछ रहा हूं क्या ये निर्णायक आपको लगता है? क्योंकि बार-बार ये सवाल उठता था पीएफआई पे कार्रवाई क्यों नहीं होती, मेरा मानना है, मैं क्योंकि यास्मीन जी के पास जाना था, वो मेरे पास कुछ समय तक हैं, तो उनका रिएक्शन मेरे लिए बड़ा जरूरी है। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि दरअसल उनके खिलाफ तमाम सबूत जुटाए जा रहे थे, तैयारी की जा रही थी, और पूरी तैयारी के साथ जांच एजेंसियों ने कार्रवाई भी छोटी मोटी हो रही थी, लेकिन 1-2 जगह की कार्रवाई से, इसलिए देशव्यापी पूरे सबूत जुटा करके लोगों पर नजर रख के एक साथ जो है ईडी और दोनों का हो कि हवाला से इनके है, इनके कारोबार भी हो, इनकी अरेस्टिंग हो, क्योंकि पटना के बाद सबके आंख खुल गए थे कि 2047 तक हमको इस देश को इस्लामिक राज्य बनाना है। 4 चरण में कार्रवाई है, 15,000 लोगों को ट्रेनिंग दिया जा चुका है मारने का। तो उसके बाद एजेंसियां ज्यादा तेजी से सक्रिय ठीक है। यास्मीन जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, लगातार जो है एसडीपीआई, पहले बात तो मैं एक बार दोबारा क्लियर करूंगा कि एसडीपीआई क्या पीएफआई की जो है राजनीतिक शाखा है, उनकी पॉलिटिकल विंग है, और आप लोग इसका विरोध कर रहे हैं, तो क्या आधार है आपके विरोध का?
पीएफआई का एसडीपीआई से कोई ताल्लुक नहीं है, ये निराधार बात है। अगर कोई फेवर कर रहा है हमारे यहाँ से तो उसका एक ही हल हो सकता है और एक ही उसका जवाब है मेरे पास कि दो चीजें होती हैं, एक मुजरिम होता है और एक मुल्जिम होता है। मुल्जिम का मतलब होता है इल्जाम, जिसमें इल्जाम रखा जाता है कि वो शायद इसने जुर्म किया होगा, पर मुजरिम का मतलब ये होता है कि उसने जुर्म कर लिया। ये दोनों लैंग्वेज कानून की है और मैं आपको यही फर्क समझाना चाहती हूँ कि मुल्जिम और मुजरिम में फर्क। कुछ इल्जामात हैं, अगर वो साबित होते हैं तो बिल्कुल पीएफआई बैन होना चाहिए, मैं बिल्कुल इस बात की तायीद करूंगी। लेकिन अगर आप तारीफ करेंगी अगर साबित हो जाता है। यास्मीन जी एक मिनट नहीं, मैं आपकी पूरी बात, लेकिन आपने इंपॉर्टेंट बात की इसलिए मैं उसको बात पूरी होने दीजिए, मेरी बात पूरी हो जाए तब आप सवाल कीजिए। चलिए बोलिए। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि आज पिछले 4 साल से 3 साल से हमारी गवर्नमेंट 5-6 मतलब क्या कर रही है? हिजाब पे बात होती है, तलाक पे बात होती है, मदरसों पे बात होती है। मेन मुद्दे क्या हैं? मुझे कोई राजनीति बात नहीं करनी, आपने बिल्कुल अच्छा किया, मुझे यहाँ बैठ के राजनीति की बात ही नहीं करनी। क्या है राजनीति? राजनीति भी कहीं ना कहीं अगर इस ईमानदारी की आप राजनीति करोगे तो वो सोशलिज्म से ही है। वो आप जब तक सोशल वर्क नहीं करोगे कोई राजनीति मेरे नजदीक मायने नहीं रखती। तो मेरा ये मानना है कि पीएफआई अगर गलत कर रही है तो उसको कोर्ट में साबित करो। आप कितनी मजेदार बात है कि आप गुजरात फाइल बंद कर देते हो, आप जब है ना 12 लोगों को रिहा कर देते हो, कोई दिक्कत नहीं है। शिंदे साहब का पूरा एक बयान आता है जो कि कोर्ट में एफिडेविट दे रहे हैं कि आरएसएस वाले बम बनाना सिखा रहे थे हमें। सारी दुनिया की कहानी वो सुनाते हैं। एक बुलडोजर नहीं चलता, किसी के घर पे, किसी के ऑफिस पे छापे का नाम नहीं होता। तो आप अगर पीएफआई गलत है तो वो गलत है, अगर आरएसएस गलत है तो उसको भी गलत कहना सीखो। डंके की चोट पे बोलो कि उनके यास्मीन जी यास्मीन जी आप कुछ सवाल कर लूं? आप कुछ सवाल कर लूं? हाँ बिल्कुल। 2-3 चीजें हैं। आपने मुल्जिम और मुजरिम का फर्क बताया, बहुत अच्छी बात है, सही बात है। लेकिन सवाल है कि जो याकूब मेमन था उसको तो देश की अदालत ने कहा था कि ये जो है मुल्जिम नहीं है, मुजरिम है। और दूसरी तरफ ओसामा बिन लादेन खुद कहता था कि उसने अमेरिका पे आतंकी हमला कराया है। जाकिर नायक के बारे में सबको पता है क्या है। तो ऐसे लोगों का समर्थन करना, ऐसे लोगों को समर्थन करने वाले जो लोग हैं, हाँ विचारधारा है। मैं आपको ये विचारधारा है। अगर सुनिए नहीं, अरे बाबा उसका जवाब सुन लीजिए। बोलिए। अगर 14 लोगों में से 12 लोगों की हत्या करने के बाद कोई अगर ये जवाब देता है कि वो अपर क्लास थे, वो है ना संस्कारी थे, वो संस्कार कहाँ जा रही है? मैं आपसे बड़ा स्पेसिफिक सवाल कर रहा हूँ यास्मीन जी मैं आपसे सुनिए यास्मीन जी, अरे यास्मीन जी एक मिनट, यास्मीन जी प्लीज मेरी बात सुनिए। आप मेरे सवाल का जवाब ना देके आप क्या हो रहा है नहीं सुनिए। मैं आपको एक जुर्म गिना रहा हूं, आप मुझे उसके बदले में 2 जुर्म किसी और के गिना दे रही हैं। मैं आपसे पीएफआई के ये, और आपने कहा कि आप लोग उसकी पॉलिटिकल विंग नहीं है, ये विचारधारा है। हो सकती है आतंक को समर्थन करना क्या विचारधारा है? लेकिन गलत, सारा गलत है। अगर महात्मा गांधी के हत्यारों, अरे फिर वही बात आप कर रही हैं। मैं महात्मा गांधी की हत्या करने वाला हत्यारा था, महात्मा गांधी की हत्या करने वाला हत्यारा है यास्मीन जी। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि क्या, सुनिए तो सही ना। अरे बाबा आप सुनिए, मैं कह रहा हूं यास्मीन जी प्लीज सुनिए मैं क्या कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं महात्मा गांधी की हत्या करने वाला हत्यारा है। अब मेरा सीधा सा आपसे सवाल है कि क्या ओसामा बिन लादेन और याकूब मेमन का समर्थन करने वाला आतंकवाद का समर्थक है कि नहीं है? बिल्कुल आतंकवादियों का समर्थक है, मैं मानती हूँ। तो पीएफआई तो आतंकवाद का समर्थक हो गया ना। हत्यारे को जो समर्थन कर रहे हैं और जो उनकी पूजा कर रहे हैं और जो उनकी, बहुत बढ़िया, मतलब आप ये कह रही हैं कि पीएफआई आतंकवाद का समर्थक है, लेकिन पीएफआई पे इसलिए कार्रवाई नहीं होनी चाहिए क्योंकि आपको लगता है कि और ऐसे कई संगठन हैं जिन पर कार्रवाई नहीं हो रही। ये आपका तर्क है? बिल्कुल बहुत बढ़िया। सबको गलत को
कटघरे में खड़ी की। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। तो यास्मीन जी कह रही हैं, गलत, आतंकी सारे आतंकी हैं। हाँ ठीक है, ठीक है। तो यास्मीन जी कह रही हैं कि भाई पीएफआई आतंकवाद का समर्थक तो है, लेकिन कई और संगठन भी हैं, तो उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही, इसलिए दरअसल पीएफआई के खिलाफ भी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, यही नहीं, कह रही मैंने हैं? ये नहीं कहा, मैंने कहा है दोनों के खिलाफ कार्रवाई होना तो चाहिए। फिर ठीक है, तो आप ये कह सकती, Bias मत तो बनिए। क्या मैं, यास्मीन जी क्या मैं ये मानूं, क्या मैं ये मानूं, सुनिए सुनिए, से गंदगी ओके साफ होना चाहिए। ओके यास्मीन जी, तो इसका मतलब आपने, तो इसका मतलब मैं ये मानूं कि आप पीएफआई पर कार्रवाई का समर्थन करती है, लेकिन आप कह रही हैं ऐसे और संगठनों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। होनी 100%। तो पीएफआई पर कार्रवाई का समर्थन करती है, इसको आप इसका स्वागत करती हैं? बिल्कुल, ठीक, लेकिन ओके। सब पे होनी चाहिए। बड़ी खबर है इस वक्त, एसडीपीआई की जनरल सेक्रेटरी कह रही है कि पीएफआई पर जो कार्रवाई हुई है वो उसका समर्थन करती हैं, लेकिन वो साथ साथ ये भी कह रही हैं ऐसे और भी संगठन हो तो उनके खिलाफ भी होना वो चाहिए। नहीं है। हाँ ठीक है, अच्छा, है, आप गलत बात, ठीक है, गलत- ठीक है, गलत- ठीक है, गलत बात कह रहे हैं। ठीक है, है, ठीक है, RSS है, ठीक है। जो कि गाय के नाम पे लोगों को मार रही ठीक है, ये ठीक है। बार बार आरएसएस का नाम ले अब रहे हैं। आप एक मिनट, अब आप सुनिए, अब आप अरे भाई आपको पता है अब कि आप- आरएसएस पर, सुनिए अशोक जी, आरएसएस पर 3 बार बैन लगा, उस पर जांच हुई, उसके मामले कोर्ट में गए, तीनों बार बरी हुआ है। आप कोर्ट हो रही है, 1948 में हुआ, 75 में बैन हुआ और 1992 में बैन हुआ है, 3 बार तो ऐसा ही बैन हुआ है। रुकिए यास्मीन जी, नहीं, रुकिए, इनको जानकारी की कमी है। यूपीए सरकार ने शासनकाल में हुआ है, ओपन एक्टिविटी है। अवधेश जी सुनिए, यास्मीन जी सुनिए, एक मिनट, सबकी आवाज नीचे कर दीजिए, जरा सबकी आवाज नीचे कीजिए, प्लीज सबकी आवाज नीचे कीजिए, क्योंकि मैंने पहले कहा था मैं इस तरह की राजनीतिक तू मैं अगर पॉलिटिकल पार्टियों को बुला लेता तो राजनीतिक तू मैं हो जाती, मैं वो नहीं कराना चाहता। लेकिन मैं सिर्फ एक बात कर, अवधेश जी एक मिनट, वो जानती है आरएसएस पर प्रतिबंध लगा था और कोर्ट ने हटाया था, लेकिन वो बार बार आरएसएस को इसलिए ला रही है ताकि पीएफआई को एक शील्ड दी जा सके। तो आप उस दिशा में मत जाइए। ये मैं कह रहा हूं कि ये बड़ी खबर ये है, इस वक्त एसडीपीआई की जनरल सेक्रेटरी कह रही हैं कि वो पीएफआई पर कार्रवाई का स्वागत करती हैं, लेकिन और भी संगठनों पर कार्रवाई होनी चाहिए, ये बात है, वो इसका स्वागत करती है। चलिए ठीक है, और वो कह रही है कि पीएफआई से उनका एसडीपीआई का कुछ लेना देना नहीं। चलिए मैं इस डिबेट को आगे बढ़ाता हूं। ओके यास्मीन जी रुकिएगा, मैंने आपको पूरा बोलने का मौका दिया, आप सुनिए ना, आप लगातार बोलती रहेंगे, उससे नहीं होगा। एसपी वैद्य जी, आप इस पूरे, यास्मीन जी रुकिए प्लीज, अब आपको मैंने पूरा समय दिया, रुकिए। एसपी वैद्य जी, आप इस एक्शन को, कार्रवाई को कैसे देखते हैं? खास करके मैं इसलिए आप आज, मुझे इस बात की खुशी है कि आप मेरे शो पर हैं, क्योंकि आपका एक लंबा करियर है और आपने ऐसे आतंकी संगठनों से ही नहीं, उनका जो मॉड्यूल होता है उनसे आपने निपटने में बड़ा लंबा समय दिया। आपको क्या लगता है? अशोक जी, सबसे पहले तो मैं इसका वेलकम करूंगा और इसके लिए जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर साहब हैं अमित शाह साहब, और ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, उनकी डायरेक्शन पे ये एक्शन बहुत जरूरी था, देश के लिए बहुत जरूरी था, क्योंकि जिस तरह से टेंटिकल एक रेडिकल इस्लामिक आउटफिट जो पीएफआई फैला रही थी कंट्री में, और मैं उनको दोहराऊंगा नहीं, किस तरह से आप 10 कोई इंसिडेंट निकाले कम्युनल वायलेंस के, उसमें 9 में ये इन्वॉल्व पाई जाती है। जहां भी वायलेंस होती है, यहाँ भी टेररिस्ट, इसके कितने कार्डर्स जो हैं वो आईसिस और अल-कायदा से लिंक्ड पाए गए हैं। इसकी इंटरनेशनल फंडिंग होती है, बहुत सारे कंट्री, टर्की, मिडल ईस्ट, चाइना, पाकिस्तान, उन सारे कंट्रीज से इसको फंडिंग होती है, और इस मुस्लिम ब्रदरहुड के साथ इसका लिंकेज है। किस तरह का इसका जो डॉक्यूमेंट आप रेफर कर रहे थे, जो पटना में मिला, और किस तरह से इनका 2047 तक ये प्लान था भारत को एक इस्लामिक देश बनाने का, तो ये एक बहुत बड़ा खतरा था इंटरनल सिक्योरिटी के लिए। भारत का जो आपसी भाईचारा है, मैं ये जरूर दावे से कहूंगा
कि जो सेंसिबल मुस्लिम तबका है भारत का, वो आज बहुत खुश होगा, क्योंकि उनके बच्चों को ये गुमराह कर रहे थे, रेडिकलाइज कर रहे थे, उनको ये टेररिस्ट बना रहे थे, और ये इनका जो इरादा था इस मुल्क में एक जो एक तरक्की के रास्ते पे भारत जा रहा है, उसकी तरक्की को रोकना दूसरे देशों के इशारों पर, जिसमें इंटरनेशनल फोर्सेस हैं, मैं नाम लेना पसंद नहीं करता, बट आप सभी जानते हैं कौन से मुल्क हैं जो नहीं चाहते भारत एक सुपर पावर बने, एक डेवलप्ड नेशन बने। जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम अगले 25 साल में एक डेवलप्ड नेशन बनना चाहते हैं, तो आपका चाइना कभी भी नहीं चाहेगा भारत इस तरह का एक डेवलप कंट्री बने, आपका टर्की नहीं चाहेगा, ऐसा बहुत सारे कंट्रीज हैं, मैं उनके नाम क्या लूंगा। तो ये सारी इंटरनेशनल फोर्सेस मिलकर ऐसी ऑर्गेनाइजेशन का इस्तेमाल, आपको मालूम है हम एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को बैन करते हैं, वो दूसरे नाम से, दूसरी आउटफिट से आ जाते हैं। जैसे इंडियन मुजाहिदीन का नाम या सिमी को, उसके सारे कार्डर इसमें आ गए बाद में, और इसमें मुजाहिदीन टाइप ना, इसमें मुजाहिदीन नाम नहीं है। अब सर मैं आपके पास आता हूं, क्योंकि इंपॉर्टेंट बात इस वक्त ये है कि आपको लगता है कि इसके खिलाफ ईडी और जो एनआईए कार्रवाई कर रही है उनके पास पर्याप्त सबूत है, क्योंकि बात ये है कि ये अब चीजें अगर आगे बढ़ानी है तो आपके पास पुख्ता सबूत होने चाहिए, और क्या जांच एजेंसियां अब तक क्या पुख्ता सबूत जुटा रही थी जो लगातार जो इस बात को, मैं इस पर आऊंगा, और खास करके इनका जो फंडिंग मॉड्यूल है, क्योंकि अभी आपने चाइना की बात की, चीन की बात करी, तो मैं ये भी बता दूं कि जो जानकारी पिछले दिनों आई थी वो ये भी कि जो फंड आ रहा था पीएफआई के पास, वो कहीं ना कहीं उसका जो सूत्र है, उसके सोर्स जो हैं वो चीन तक पहुंच रहे थे, इसलिए ये इंपॉर्टेंट बात जो कही है। लेकिन उससे पहले यास्मीन जी मेरे से विदा लेंगी, मैं उससे यास्मीन जी आपसे एक छोटा सा सवाल पूछ लेता हूं, क्योंकि मुझे पता है आपको जाना है, मैं आपसे सिर्फ एक छोटा सा सवाल पूछ लेता हूं, फिर मैं सैयद जवाद जी के पास आऊंगा। आपने कहा कि पीएफआई से एसडीपीआई का कोई संबंध नहीं है, दूसरी तरफ आपने यह भी माना कि पीएफआई आतंकवाद का समर्थन करती है, तो फिर सवाल यह है कि आप लोग सुबह से पीएफआई के, आपकी आवाज नहीं आ रही है। ओके क्या मेरे प्रोड्यूसर जरा देख रहे, क्या यास्मीन जी मेरी आवाज सुन सकती है क्या? दोबारा बोल दीजिए। ओके यास्मीन जी, आप मुझे सुन पा रही हैं? आप यास्मीन जी सुन रहे हैं। ओके यास्मीन जी, मेरा बहुत सिंपल सवाल है, मैं चाहूंगा कि बहुत स्पेसिफिक सवाल जवाब आ जाए। आपने कहा कि एसडीपीआई का पीएफआई से कोई संबंध नहीं है, आपने ये भी माना कि भाई पीएफआई जो है आतंकवादियों का समर्थन करती रही है, तो फिर नहीं, मैंने ये नहीं माना है। अरे अभी आपने नहीं माना है, मैंने मुस्लिम और मुल्जिम की जो आपको तशबीह दी है कि आपने अभी उन पे जुर्म लगाया है। यास्मीन जी मैंने नहीं, मैंने सिर्फ आपको ये पूछा था, मैं आपको याद दिला देता हूं, सुनिए मैं आपको याद दिला देता हूं, और आपको मैं सुनिए यास्मीन जी, मैं आपको याद दिला देता हूं, और मैं आपको रिकॉर्डिंग भी भेज दूंगा। आप मेरी बात सुनिए, मैं इसकी रिकॉर्डिंग भी भेज दूंगा। मैंने आपसे स्पेसिफिक पूछा कि याकूब मेमन का जो मुंबई में जो आरडीएक्स लेकर आया था, ओसामा बिन लादेन, जाकिर नाइक का समर्थन करना क्या आतंकवाद का समर्थन नहीं है? आपने कहा हाँ, जो इसका समर्थन करता है वो आतंकवाद का समर्थन करता है, तो पीएफआई तो इनका समर्थन करती रही है। किया है तो साबित कीजिए। नहीं, साबित तो मैंने कहा ना, याकूब मेमन का, मैं आपको कितने तथ्य दिखाऊं? याकूब मेमन, अगर पीएफआई की किताबों में यह लिखा था कि ओसामा बिन लादेन शहीद है, तो क्या यह आतंकवाद का समर्थन नहीं है? ऐसा कभी नहीं हो सकता। ऐसा है। आप क्या साबित कीजिएगा? अरे मैं कोर्ट में तो साबित होगा, लेकिन कोर्ट, चलिए अब आप ओके यास्मीन जी, अब आप अपनी बात से ही पलट गई, तो मैं आगे सवाल आपसे क्या पूछूं, क्योंकि आपने खुद कहा था कि पीएफआई आतंकवाद का समर्थन कर रही, क्योंकि मैंने सवाल पूछा था स्पेसिफिक, आपने मेरे सवाल का जवाब यही दिया था। उसके बाद आप उस सवाल से नहीं, कोर्ट में तो जो होगा वो आप और हम देखेंगे, मैं ये बात नहीं कह रहा हूं, मैंने सिर्फ एक आपसे सवाल पूछा था। लेकिन ठीक है, आप फिर दर्शक तय करेंगे, और दर्शकों को यह भी देखना चाहिए कि वो एसडीपीआई जो कहता है कि पीएफआई से कोई लिंक नहीं है, आखिर पीएफआई के समर्थन में क्या आप इसलिए उतरे हैं क्योंकि वो भी मुस्लिम है, आप भी मुस्लिम है? ना, बिल्कुल नहीं। हमने तो हर अच्छी पार्टी का समर्थन करते हैं, जैसे अच्छे लोगों का समर्थन करते हैं,
जो लोग सच्चाई की राह पे चलते हैं हम उनका समर्थन हाँ, करते तो हैं। अब कोई चीजें आप अपनी थ्योरी भूल गई, मुलजिम और मुजरिम वाली थ्योरी भूल गई और आपने सर्टिफिकेट दे दिया कि पीएफआई बड़ा अच्छा संगठन है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे एक ब्रेक लेना है। शुक्रिया यास्मीन जी। जो कंट्राडिक्शन है आपकी बातों में वो बहुत कुछ बयां कर रहा है यास्मीन जी, लेकिन मुझे मालूम है आपको किसी और चैनल में भी जाना है, इसलिए शुक्रिया आपका। मैं एक ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद सैयद जवाद जी आपके पास आऊंगा, अवधेश जी और जो है मेरे साथ जो है एसपी वैद जी जुड़े रहेंगे और हम उनसे और भी डिटेल में इस पूरे मसले पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। दो टूक आप देख रहे हैं, दो टूक में हम चर्चा कर रहे हैं पीएफआई को लेकर। पीएफआई पर हुआ प्रहार, जिहादी गैंग में हाहाकार, इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। पीएफआई के खिलाफ बहुत बड़ा एक्शन हुआ है आज और देश भर में करीब करीब इनके 100 ठिकानों पर, 15 राज्यों में 100 ठिकानों पर ईडी और साथ साथ एनआईए ने कार्रवाई की है। कई लोग हिरासत में लिए गए हैं। इसी को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं, क्या ये एक निर्णायक प्रहार है उस पीएफआई के खिलाफ, उस पीएफआई को लेकर के जो पीएफआई कई तरह की आतंकवादी गतिविधियों में शामिल रह चुका है, जिसके ऊपर इस तरह के आरोप हैं कि शामिल रह चुका है। लेकिन एक बात मैं सिर्फ बता दूं, मेरे साथ जो है यास्मीन फारूकी जुड़ी हुई थी और उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा समर्थन तो कभी किया नहीं, लेकिन मेरे हाथ में जो लिंक हैं और मेरे हाथ में कुछ जो पीएफआई के जो पब्लिकेशन है उनकी तस्वीर हैं और इन तस्वीरों में ओसामा बिन लादेन जो हैं उसके फ्रंट पेज पर दिख रहे हैं। इसका लिंक भी मेरे पास है और ये लिंक मैं उनको ज़रूर भेजूंगा, जिसमें ओसामा बिन लादेन को शहीद बताया था और साथ साथ संसद पर जिन लोगों ने हमला किया था, भारतीय संसद पर, उनके पक्ष में भी वहाँ के पब्लिकेशन जो है, पीएफआई के पब्लिकेशन ने जो है उनके पक्ष में भी जो है कसीदे गढ़े थे। तो ये सब तथ्य हैं, मैं बिना तथ्य के बात नहीं कर रहा, लेकिन जाहिर सी बात है अदालत में मामला है, अदालत बहुत कुछ अभी मतलब जाएगा और वहाँ बहुत कुछ तय होगा। लेकिन मेरे साथ एसपी वैद जी जुड़े हुए हैं, पूर्व डीजीपी जम्मू कश्मीर के, अवधेश कुमार जी जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार, सैयद जवाद राजनीतिक विश्लेषक। सैयद जवाद जी, आप इस मूव को कैसे देखते हैं? अभी एसपी वैद जी ने एक बात कही कि बहुत सारे जो सेंसिबल मुस्लिम हैं वो आज खुश होंगे इस बात से, क्योंकि जो सेंसिबल मुस्लिम है उनको लगता है, और मैंने सोशल मीडिया पर भी कई मुस्लिम्स के रिएक्शन देखे, कई लोग कह रहे थे बड़ा अच्छा हुआ क्योंकि ये एक ऐसा संगठन था जो मुसलमानों को रेडिकलाइज कर रहा था। जी देखिए, मैं काफी वक्त के बाद आप मेरे पास आए हैं। मैं समय दूंगा आपको। शुक्रिया मुझको अपनी बात रखने के लिए। देखिए, पहली चीज, एक चीज तो क्लियर कर दूं कि जो लोग इस देश को, भारत जैसे खूबसूरत मुल्क को मुस्लिम राष्ट्र बनाने की जो मंशाएं रखते हैं, वो इस देश में कभी कामयाब नहीं होंगे। ये मैं आपको वादे और दावे के साथ बता रहा हूँ। और वो लोग भी कभी कामयाब नहीं होंगे जो हमारे भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। ये देश सेकुलर मुल्क है, सेकुलर मुल्क ही रहेगा। इस देश का संविधान सबसे ऊपर है और संविधान ही सबसे ऊपर रहेगा। जो दोनों तरफ के रेडिकलाइज लोग हैं, जो ये मंशाएं रखते हैं कि देश को हिंदू राष्ट्र बना देंगे या मुस्लिम राष्ट्र बना देंगे, तो माफ करिएगा, ऐसे लोगों को देश की जरूरत नहीं जो देश के अंदर कट्टरता को बढ़ावा देते हैं। नंबर एक बात। आज आ जाता हूं कार्रवाई के ऊपर। जो ये कार्रवाई करी है ये एनआईए ने, और ईडी की कार्रवाई हो रखी है और तमाम जगहों पे छापे पड़ रहे हैं। बहुत लंबा एक वक्त जो है वो गुजर गया, 8 साल हो गए सरकार के अंदर रहते रहते, और पीएफआई के ऊपर आज से नहीं 2017 से निरंतर जो है वो एलिगेशन लगते चले जा रहे हैं। क्या कर रही थी सरकार? ये सवाल एक बनता है, आज की मौजूदा सरकार से सवाल होना चाहिए। दूसरी चीज आपको जानकारी के लिए बता दूं, क्या भारत सरकार ने इसको आतंकी संगठन माना है या नहीं माना है? नहीं माना है। तीसरी बात, अभी तक भारत सरकार की तरफ से कोई एक ऐसा स्टेटमेंट नहीं आया कि आतंकी संगठन है या नहीं है, नहीं माना। चौथी बात आपको तरफ ले जाता हूं, इसका एक पॉलिटिकल पस मंजर भी है, क्योंकि मैं सियासत देखता हूं, जानता हूं, समझता हूं और पढ़ता भी हूं। देखिए क्या है, साउथ के अंदर आपको पता होगा कि तेलंगाना के अंदर जो है बहुत जल्द जो है विधानसभा के इलेक्शन होते चले जाएंगे, और भारतीय जनता पार्टी को जो है एक बड़ी कामयाबी नहीं मिली है। साउथ का दरवाजा अभी तक भी उस तरीके से नहीं खुला है जिस तरीके से आप देखेंगे कि उत्तर के अंदर जो है एक बड़ा मजबूत जो है उन्होंने अपना जो है बना रखा है। इसको मैं गुजरात चुनाव से भी जोड़ करके देखता हूं कि गुजरात चुनाव के अंदर आपको पता है कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी को घेर रखा है, जो एक गुजरात डेवलपमेंट मॉडल की बात करते थे, डेवलपमेंट मॉडल, वो डेवलपमेंट मॉडल जो है जिसके बिहाफ पे 2014 में मोदी की सरकार आई थी, गुजरात सैयद जवाद जी, उसकी बात नहीं हो रही। ओके सैयद जवाद जी, हाँ, ये
अवधेश जी यहाँ एक सवाल उठा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि सीधे सीधे एक बात तो बता दीजिए कि आप समर्थन कर रहे हैं कि विरोध करते हैं इन छापों का, इन कार्रवाई का। देखिए, मेरा समर्थन करना और विरोध करना इस तरीके से जायज नहीं होगा। मैं उसका रीजन भी बता दूं, क्योंकि भारत सरकार या तो अभी अवधेश जी कहते हैं या तो उनको न्यायपालिका के ऊपर देश की भरोसा नहीं है कि वो जो है पकड़े जाते हैं और छूट जाते हैं। तो मुझे लगता है कि देश की न्यायपालिका बहुत मजबूत है और हमें न्यायपालिका के ऊपर भरोसा करना चाहिए। सजा देने का काम जो है वो न्यायपालिका का होता है। अवधेश जी, ओके, देश सुन रहा है, नहीं देश सुन रहा है। ओके, सैयद जवाद जी, एक मिनट सैयद जवाद, देश सुन रहा है। ओके ओके, एक ऐसा अशोक जी, मैं आप ही के पास ऐसा संगठन नहीं, एक ऐसा संगठन जिस पर भारत में 100 से ज्यादा, सुनिए 100 से ज्यादा अनलॉफुल एक्टिविटी यानी आतंकवाद विरोधी कानून में ओके, एक एक करके सैयद जवाद जी अब रुकिए, सैयद जवाद जी रुकिए। ओके सैयद जवाद जी, एक मिनट अवधेश जी रुकिए। सैयद जवाद जी, आपने अपनी बात कही, मैंने आपको समय दिया, मैं एक रिएक्शन लेना चाहता हूं, उसके बाद फिर मैं आपको दोबारा आऊंगा। देखिए, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, जैसे मैंने शुरू में ही कहा और आपने मेरी रिपोर्ट में भी देखा, बड़ी दिलचस्प बात है। मैंने आज कार्यक्रम में राजनीतिक पार्टियों को नहीं बुलाया था, लेकिन तमाम जो लोग राजनीतिक विश्लेषक हैं, राजनीतिक पार्टियां हैं, उनका बड़ा एक जैसा रवैया है। सौरभ भारद्वाज जो आम आदमी पार्टी के हैं, वो कहते हैं कि भाई ये तो सरकार जो है इस तरह की छापे करती रहती है और ये कई चीज़ों से ध्यान बटाने के लिए कर दिया। कांग्रेस पार्टी के नेता कहते हैं कि राहुल जी जो है वो भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, महंगाई के मुद्दे से ध्यान हटाने के लिए कर दिया। और सैयद जवाद जी भी लगभग उसी लाइन पे कह रहे हैं कि भैया तमाम मुद्दों से हटाने के लिए कर दिया। तो सवाल ये है अवधेश जी, ये पहली बार नहीं हो रहा, क्योंकि मैं सिर्फ कुछ चीज़ें बता देता हूँ, फिर आप अपनी बात बोलिएगा। जब सिमी जैसा आतंकी संगठन है ना, उसके ऊपर ट्राइब्यूनल ने 2008 में 5 अगस्त 2008 में जब ट्राइब्यूनल ने उसके ऊपर से प्रतिबंध हटाया था, ट्राइब्यूनल ने कहा था इस साल गतिविधियां नहीं हुई, ट्राइब्यूनल ने यह कहा था इस साल कुछ नहीं हुआ इसलिए हटा देते हैं। हालांकि अगले ही दिन सुप्रीम कोर्ट ने फिर से प्रतिबंध लगा दिया था। तो देश की जो न्याय की बात करते हैं वो ये भी सुने, अगले दिन सुप्रीम, लेकिन 5 और 6 के बीच यानी ट्राइब्यूनल के फैसले और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बीच क्या हुआ था ये भी बता देता हूं। आरजेडी, लालू यादव, मुलायम सिंह, समाजवादी पार्टी, इन्होंने ट्राइब्यूनल के फैसले का तुरंत समर्थन कर दिया था कि हां जी बड़ा अच्छा है जी, इसके ऊपर सिमी के ऊपर प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। तो ये जो ढकी छुपी जो खेल होता है ना, मुझे लगता है उससे थोड़ा बचना चाहिए। अवधेश जी देखिए, मैं आ रहा हूं सर, मैं आ रहा हूं, जवाद जी आ रहा हूं, सैयद जवाद जी रुकिए, मैं आपके पास। अगर इस देश में पीएफआई जैसे संगठन का जिसके हाथ जगह जगह प्रमाणित है, एनआईए के वेबसाइट पर देख लीजिए, क्लियर कट 6 आतंकवादी हमलों में उसके लोगों की भूमिका उसकी जांच में सामने आ चुकी, 6 उसके वेबसाइट पर लिखा हुआ है। मोर देन 100 से ज्यादा आतंकवादी जो आतंकवाद विरोधी कानून है जिसको अनलॉफुल एक्टिविटीज कहते हैं, अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट कहते हैं, उसमें उस पर मुकदमे दर्ज है। उसके आप समझिए कि पूरे देश में कम से कम 100 से ज्यादा लोग आतंकवाद के उसमें गिरफ्तार हैं। जो आईएसआईएस में जो यहां से केरल से लोग गए थे, उसके जांच में पता चला कि पीएफआई के लोगों से संबंध थे, उसमें जुड़े भी थे, उन्होंने उनको प्रेरित किया था कि आईएसआईएस के लिए जाओ। जो अभी उत्तर प्रदेश की हमने उससे बात ही की है। 15 दिसंबर याद करिए, 15 दिसंबर 2019 को अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के अंदर जो भयानक हिंसा और दंगे हुए थे, जो पुलिस से टकराव हुआ था, पेट्रोल बम और क्या क्या चले थे, याद आ रहा है सीएए के समय, उसमें पीएफआई की भूमिका थी और लोग अरेस्ट हुए थे, पकड़े गए थे। ऐसे मैं अनेक उदहारण दे सकता हूं। अभी कह रहे पर कोर्ट में जब होगा, राजस्थान की पुलिस नहीं, राजस्थान की पुलिस ने करौली दंगा में, उदयपुर, यहां तक कि उदयपुर के हिंसा तक में माना है कि इसमें पीआईएफ की पीएफआई की भूमिका है। उस रिपोर्ट को जरा एक बार देख लीजिए, सारी पुलिस स्वीकार कर रही है। तो अब इस ऐसे संगठन को देश के मुस्लिम बुद्धिजीवी और मुस्लिम, मैं आऊंगा, एक मिनट सैयद जवाद जी, अगर ये कह रहे हैं कि भैया हम न्यायालय देखेंगे, एक शब्द बोलने के लिए तैयार है, तो ये क्यों न माना जाए कि जो कुछ पीएफआई कह रही है 2047 तक इस देश को मुस्लिम राष्ट्र बनाना है, उसके समर्थन में खुलकर या अंतर्मन से ये सारे बुद्धिजीवी हैं। ये बहुत खतरनाक स्टेटमेंट है। ओके, एक मिनट रुकिए, मैं सैयद जवाद जी आऊंगा, मुझे जरा एसपी वैद्य जी के पास भी जाना है, मैं उसके बाद आपके पास आऊंगा, लेकिन इस ब्रेक के बाद। मैं आ रहा हूं जवाद जी, रुकिए, आपको समय दूंगा इस ब्रेक के बाद।
दो टूक आप देख रहे हैं। दो टूक में हम चर्चा कर रहे हैं पीएफआई पर प्रहार, जिहादी गैंग में क्यों हाहाकार, इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। मेरे साथ 3 मेहमान जुड़े हुए हैं। मेरे साथ अवधेश कुमार जी जुड़े हुए हैं, एसपी वैद्य जी जुड़े हुए हैं, पूर्व डीजीपी जम्मू कश्मीर के सैयद जवाद राजनीतिक विश्लेषक हैं। मैं सैयद जवाद जी और अवधेश जी आपके पास आऊँ, उससे पहले मैं एसपी वैद्य जी से बहुत इंपॉर्टेंट मैं ज़रूर उनसे चर्चा करना चाहूँगा। वैद्य जी, क्योंकि आपने जम्मू कश्मीर में लंबा काम किया और वहाँ पर भी अगर एक मॉड्यूल था तो दरअसल आतंकी संगठन अलग तरह के होते थे जो आतंकवादी गतिविधियों में सीधा लिप्त होते थे, और जमाती इस्लामी जैसा एक रेडिकलाइज संस्था था जो उसके लिए जो है फ्यूल का काम करता था, चाहे वो पैसे जुटाने हो या आइडियोलॉजिकल उसके लिए जमीन तैयार करनी हो आतंकवाद के लिए। और जब इनकी जमाते इस्लामी जैसे संगठन का जब उसका जो फाइनेंशियल पूरी सपोर्ट थी, जब उसको काटा गया, उसके बाद आतंकी गतिविधियों में कमी आई। ये जम्मू कश्मीर का सारा उदाहरण है। क्या आपको लगता है कुछ इसी तर्ज पर हमारी जांच एजेंसियां आगे बढ़ रही हैं और इसी तर्ज पर बढ़ना चाहिए? क्योंकि पीएफआई भले ही आतंकी गतिविधियों में सीधे सीधे शामिल ना हो, लेकिन वो एक तरह से आतंकवादियों के लिए फ्यूल का काम कर रहा था। बिल्कुल सही। आप देखें, जो हिजबुल मुजाहिदीन था जम्मू कश्मीर में, उसका पॉलिटिकल विंग जमाते इस्लामी था और हिजबुल मुजाहिदीन टेररिस्ट आउटफिट था। उसको सारा पॉलिटिकल सपोर्ट, उसके सारी जो मटेरियल सपोर्ट, उसको ग्राउंड वर्क, उसको OGW नेटवर्क सारा तैयार करना, उसको जो कवर फायर देना, उसके लिए वकील खड़े करना, अदालतों में लड़ाई करना, बेल करवाना, ये सारी कार्रवाई वो करता था। तो इसी तरह इसमें भी ये जो मैडम थी वो SDPI वाली जो पॉलिटिकल फ्रंट है, ये सारा अगर आप इनका डॉक्यूमेंट जो पटना वाला देखिए, उसमें कहे कि अम्बेडकर जी की जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका इस्तेमाल करके हमें इस्लामिक देश बनाना है। तो ये सारी चीजें, प्रक्रियाएं इसलिए जरूरी हैं कि हमें ये सब कुछ अदालत में सबूत इकट्ठे करके प्रूव करना है, और इसके लिए बहुत जरूरी है काफी इन्वेस्टिगेशन की, काफी रिसर्च की, काफी आपको डिजिटल एंड इलेक्ट्रॉनिक जो एविडेंस है उसको कलेक्ट करके इसमें इनके जो फाइनेंसिस के जितने भी सोर्सेज थे उनको चोक करके उनके बारे में इंफॉर्मेशन सारी लाके, और क्या इनका प्लान है भारत को डिस्टेबलाइज करने का, वो सारा हमें आज जितने भी केसेस रजिस्टर हुए हैं वो आपको वहां से क्या क्या रिकवर हुआ, इनकी इंटरोगेशन में क्या आया, ये सारी एविडेंस आपको अदालत को कन्विंस करना पड़ेगा। अल्टीमेटली भारत एक संवैधानिक देश है, आपको सारा कुछ अदालत में प्रूव करना पड़ेगा। ओके, लेकिन एक बात बहुत संक्षेप में जल्दी से समझना चाहता हूं। आपको लगता है कि बार बार सवाल उठ रहा है, भाई इतने समय तक जांच एजेंसियों ने क्यों नहीं किया, अब एक्टिव हुई, तो क्या इसके पीछे, क्या आपको लगता है कि जांच एजेंसियां पर्याप्त पुख्ता सबूत जुटा रही थी? उसके लिए मैं थोड़ा डिफर इस बात पे करता हूं कि इतने साल नहीं लगने चाहिए। आप देखिए गतिविधियां आज 10-12 साल 15 साल से हो रहा है, तो इसको जब ये केरला में एक्टिव था उसी वक्त इस पे प्रहार होना चाहिए था, लेकिन ये इसके टेंटिकल जब तमिलनाडु में, कर्नाटका में और आंध्रा में, और आज ये हालत है कि नॉर्थ ईस्ट, यूपी, बिहार, राजस्थान तक पहुंच गए, तो इतना वक्त नहीं लगना चाहिए था। बट यस, पिछले कुछ महीनों से इसमें पिछले 1-2 साल से मेरी जानकारी में है कि इसके पीछे बहुत मेहनत की जा रही थी, और आज जो प्रहार किया है बहुत इंपॉर्टेंट है और देश के लिए बहुत जरूरी था। ओके, सैयद जवाद जी, मैं आपने कहा कि मैं बहुत सारी बातें, हम सभी कह रहे हैं कि अभी अदालत में बहुत कुछ प्रूव करना पड़ेगा, लेकिन मैं 2 बयान पढ़ देता हूं जो SDPI के और PFI के नेताओं के बयान हैं। इसमें से SDPI का जो स्टेट जो है ट्रेजरर हैं, वो ये कहते हैं, मैं एक बात बड़ी साफ कर दूं, वी विल डिस्ट्रॉय द टेम्पल एंड बिल्ड द मॉस्क एट द सेम प्लेस। ये SDPI की तरफ से बयान दिया गया था, PFI की तरफ से बयान दिया गया था राम मंदिर का फैसला, अदालत का फैसला आने के बाद, कि हम इस बात को लेकर बड़े साफ हैं कि मंदिर ये गिराएंगे अयोध्या का और वहां पर मस्जिद दोबारा बनाएंगे। एक और बात बता दूं, जो PFI और SDPI के नेताओं ने कहा था, उन्होंने कहा था तालिबान का मतलब होता है स्टूडेंट्स, इसीलिए अफगानिस्तान में तो स्टूडेंट्स आए हैं जब तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया था। उन्होंने कहा अफगानिस्तान में तो स्टूडेंट्स की सरकार आई है, इसलिए हम इसका स्वागत करते हैं। क्या ऐसे संगठन के पक्ष में बोलना
ये सही लगता है? देखिए श्रीवास्तव जी, मैं थोड़ी सी आपको दूसरे पसमंद, अभी जो अवधेश सर ने कुछ बातें उठाई उसके ऊपर आ रहा है। देखिए, ये मामला बात कही जा रही है टेरर फंडिंग से रिलेटेड अगर ये बात कही जा रही है तो 2016 के अंदर अपने 16 के अंदर जब मोदी गवर्नमेंट ने डिमोनेटाइजेशन करा था, 500 और 1000 के नोट जब बंद करे थे, तो ये देश की जनता से प्रॉमिस करा गया था कि आज हमने जो सैयद जवाद जी, आपको मोदी सरकार को कोसना है, उसके लिए आपको पूरी इजाजत है। लेकिन सर, मेरे मूल सवाल से आप कहां भटक गए सर? मेरा मूल सवाल से मैं कह रहा, ठीक है, ये मोदी सरकार ने जो गलत किया, आप उसके लिए खुलकर बोलें, मैं आपका विरोध नहीं करूंगा। लेकिन मैं ये पूछ रहा हूं, क्या ऐसे संगठन का सपोर्ट करना जरूरी है जो तालिबान को कहता है कि स्टूडेंट्स हैं, जो कहता है कि कोर्ट के फैसले के बाद कहता है कि मंदिर तो हम गिरा देंगे, मस्जिद एक बार फिर बनाएंगे? जवाब दूं? बोलिए। अच्छा चलिए, मैं ये कह रहा हूं, आप तालिबान की तरफ लेकर के चले गए, तो मैं तालिबान के सर, मैं तालिबान की तरफ नहीं गया सर, मैं पीएफआई पर ही हूं, मैं पीएफआई के बयान पढ़ रहा हूं। देखिए, मैं पीएफआई का स्पोक पर्सन नहीं, और मैं पीएफआई जैसी जो कट्टरता की मानसिकता रखती है, मैं उनका भी समर्थन नहीं करता था। विरोध करते हैं सैयद जवाद जी? हमारे हक हैं, हकूक हैं, मैं उसकी बात करता हूं। मैं बात करता हूं सरकारों से, मैं सवाल करता हूं सरकारों से, जो देश के अंदर सरकार है और प्रदेश के अंदर किसी की भी सरकार हो, मैं उससे सवाल जो आदमी सरकार से सवाल करने का साहस रखता है, उसमें इतना भी साहस होना चाहिए कि ऐसी जो संगठन जो है, कट्टरपंथी संगठन है, जो भारत को इस्लामी देश, उनसे भी सवाल करने का साहस रखिए। अवधेश जी, आपका आखिरी कमेंट। कुल मिलाकर मैं देख रहा हूं कि जो भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, हाँ ठीक है, आप उसका विरोध कीजिए ना, लेकिन ये भी कह दीजिए ना कि पीएफआई पे कार्रवाई सही है क्योंकि ये देश को मुस्लिम राष्ट्र बनाना चाहता था। ऐसा है, ये भी कह दीजिए सर एक बार। अशोक जी, ये दोनों को इक्वेट करने की जो बीमारी है ना, अरे भाई ऐसा है कि इस देश को नहीं, ऐसा है कि आप दोनों करते रहते हैं। नहीं, मुझे ये बताइए, ऐसा है कि आप दोनों करते रहते हैं। देश की किसी जांच एजेंसी ने अभी तक आरएसएस या उससे जुड़े हुए संगठन को संगठित आतंकवाद चलाने या मुस्लिमों के खिलाफ हिंसा करने या क्रिश्चियनों के खिलाफ हिंसा करने की तैयारी करने का आरोप की जांच में कोई आरोप तक नहीं लगाया है। कैसे बात करें? और आज डिबेट है पीएफआई पर बैन का, पीएफआई पर बैन का है, उससे इनको नहीं लग रहा है उस पर बोलने के लिए। आपके डिबेट में आज यह स्पष्ट हो रहा है कि इस देश में चाहे वो मुस्लिम पॉलिटिशियन हो, बुद्धिजीवी हो, स्वयं को पत्रकार कहने वाले हो, इनका बड़ा वर्ग आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्त संगठन के भी विरोध करने का साहस तो छोड़िए, विचार करने के लिए तैयार नहीं है। ये कितनी खतरनाक मनोवृत्ति है। और हर चीज में आरएसएस को ले आना, और ये बड़े आरएसएस कहां संगठित आतंकवाद में शामिल हुआ है? ये कहां शामिल हुआ है? ओके, मैं यही कह रहा हूं, बड़े दुर्भाग्य की बात है कि पीएफआई जैसे संगठन के खिलाफ कार्रवाई होती है तो पीएफआई का समर्थन करने के लिए आरएसएस की बात कर दे देते हैं, आरएसएस पे आरोप लगा देते हैं। जो लोग कहते हैं मुल्जिम और मुजरिम का फर्क बताते हैं, वो ये नहीं बता पाते कि आरएसएस मुल्जिम है, उसको लेकर मुजरिम करार देते हैं, उसको मुल्जिम भी नहीं बनाते, सीधा आरएसएस को मुजरिम करार देते हैं। ब्रिटेन में हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं तो वहां भी लोगों को आरएसएस नजर आता है। तो ये आरएसएस को हर बीमारी में ढूंढना, और कुछ लोग एक सही कह रहे हैं कि रूस और यूक्रेन का जो झगड़ा हो रहा है ना, अगर उस पर भी डिबेट इन मुस्लिम बुद्धिजीवी से करे तो उसमें भी वो आरएसएस को ढूंढ लेंगे कि भाई आरएसएस उसके लिए जिम्मेदार है। तो आरएसएस के लिए जो नफरत आपके मन में है उसको एक तरफ रखिए, लेकिन वो संगठन जो देश को, भारत को तोड़ना चाहते हैं, कम से कम उनके खिलाफ तो खुलकर बोलिए, उनको कवर फायर मत दीजिए। पीएफआई जैसा संगठन जो है उसके कच्चे चिट्ठे देश भर में सब जानते हैं, उसको कवर फायर देंगे तो आप पर भी सवाल उठेंगे, और ये सवाल उठ रहे हैं। इसीलिए मैंने आज कहा कि पीएफआई पर हुआ प्रहार तो जिहादी गैंग में क्यों हाहाकार, इसी सवाल के साथ छोड़ जा रहा हूं। दो टूक में आज बस इतना ही। सभी मेहमानों का शुक्रिया, कल आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।